अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और मेरे साथ मौजूद है मेरी कोच फायजा कामरान। हमारी जानिब से देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक मरतबा फिर रोशन पाकिस्तान के साथ नए एपिसोड के साथ, नए मेहमानों के साथ और नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में कुछ कारोबारी, कुछ सियासी शख्सियात मेहमान बनती है जिनसे हम बात करते हैं उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, कुछ सियासी तबसरे और कुछ हालात हाज़रा पे तबसरे, पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल के लिए गुफ्तगू की जाती है। और प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा आज की पहली मेहमान शख्सियत के साथ, अल्ताफ़ पारेख साहब जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, समाजी शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अल्ताफ़, खैरियत से हैं? आपको हमारे शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं नौजवान शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, मोहम्मद अनस शुएब, CEO वेलकार्ट.co। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आपको भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। जी फायदा। बिल्कुल। और मेरे दाएं जानिब बैठे हैं रेहान उद्दीन सिद्दीकी साहब, मुहाफ़िज़ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और रोशन पाकिस्तान का अब तो मुस्तकिल हिस्सा हैं। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपकी एक एब्सेंट लग चुकी है, बीमार से तो इस वजह से आ नहीं सके थे। अच्छा, अब बेहतर है जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। और आपके साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद शहरियार साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपका ताल्लुक़ है मरकज़ी तंजीम अराइयाँ से, नायब सदर हैं आप और लियो ग्रुप्स के भी CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के एहसान है। आपको भी फिर एक मरतबा खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। अच्छा मियां साहब, सबसे आखिर में आपका तारुफ हुआ है तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। और जैसा कि हमारा मौजू है ईरान इसराइल कशीदगी, और आज देखा गया है कि अमेरिका भी इस कशीदगी में कूद पड़ा है और आज ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला किया है और उसका कहना है कि हमने जो है तनसीबात को तबाह बर्बाद कर दिया, जबकि ईरान का कहना है कि हमने वहाँ से जितना भी एटमी मवाद था हटा दिया था पहले ही, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या अमेरिका का कूद जाना, तो क्या कुछ लोग सोशल मीडिया पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहा है मामला, क्या ऐसा है या ये सिर्फ बातें ही हैं? मैं समझता हूँ कि जंग अजीम की तरफ तो नहीं जाएगा मामला, क्योंकि अमेरिका का कूदना भी इस बात की गमाजी करता है कि अमेरिका जो है वो ट्रंप ने डिक्टेटरशिप वाला जो उसका जो रूप है ना, वो सामने आ चुका है। और उसके अलावा अब इसमें यूएनओ ने भी अपना बयान दिया है, जनरल सेक्रेटरी यूएनओ ने, उन्होंने भी अमेरिका के इस अमल की मुखालफत की है कि यूएनओ चार्टर की मुखालफत है, फिर सिक्योरिटी काउंसिल की भी आप समझे कि वायलेशन है ये। और तीसरा ये है कि अब जो अमेरिका का जो कूदना, इसमें जंग नहीं कहेंगे, इसको सफाकियत कहेंगे, बर्बरियत। और OIC का जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास है वो भी इस पर शुरू हो चुका है और उस पर भी काफ़ी सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। आई होप कि अगर ये इसी तरह से ये प्रॉपर कंटिन्यूसली के साथ ये चला तो विद इन अ वीक ये जंग जो है ये अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। अगर नहीं पहुंचती तो फिर वो बात आ जाएगी चांसा वाली के मुख्तारिया गल वध गई है। तो अब ये बात बढ़ती जा रही है कि कशीदगी से जंग और जंग से सफाकियत की तरफ जा रही है। तो इसका सदेबाब अब ज़रूरी है कि तमाम जो भी महज़ब ममालिक है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, उन सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत की बका का मामला है। बिल्कुल। और ऐसा ना हो कि तीनों फ्रीकैन में से कोई एक भी गलती कर जाए कि हमें हिरोशिमा और नागासाकी की याद जो है वही ज़ख्म बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, तो इससे बचना चाहिए। जी रेहानुद्दीन सिद्दीकी भाई, आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? लेकिन बात यह है कि अमेरिका तो वैसे उनका पप्पा है, तो जाहिर सी बात है जब बेटे को कोई परेशान करेगा तो बाप ने तो चीखना ही है। ये हकीकतन तौर पर लफ्ज़ है ना, ये तो थोड़ा सा दबे हुए लफ्ज़ों में बात कर गए। हकीकत तौर पे यही है कि जब बेटे को परेशानी आएगी तो बाप तो कूदेगा ही, और उसने ये कूदना ही कूदना है, इसलिए कि वो तो हर उस मालिक जो मुसलमान है उसका वो खिलाफ ही है। बज़ाहिर वो हमदर्दी जताता है कि हम साथ हैं, मगर वो है नहीं साथ। मगर अमेरिका अच्छी तरीके से ये सुन ले कि वो ईरान का कुछ भी नहीं कर सकता। वो वक्त शायद ईरान अमेरिका को याद होगा जब भुट्टो साहब ने लिबनान जाके वाल बंद किया था, तो शायद वो वक्त याद हो, बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, वो वाल बंद किया था सिर्फ 15 मिनट के लिए, तो अमेरिका के आंखों में तारे नजर आ गए थे उसको। तो ऐसा ना हो कि कभी भी कोई भुट्टो जैसा आदमी जाके वाल बंद कर दे और तू बेमौत मारा जाए। इसलिए कि ईरान अगर चाहे
सिर्फ ऑयल बंद कर दे तो पूरी दुनिया में ऑयल नहीं जाएगा, ईरान के पास से ही सारा ऑयल जा रहा है। ये जंग सिर्फ एक बहाना है, मतलब परेशान करना मुसलमान को, और कोई मकसद नहीं। इसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को हिट करना है और कुछ नहीं। सही। अल्ताफ भाई आपकी जानिब आएंगे, माशाल्लाह से रियान भाई ने बुजुर्ग कह दिया आपको, और हैं भी बुजुर्ग आप हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत ये और हमारे तंदुरुस्ती के यंग साथ। बॉय नहीं, अल्लाह इनको सलामत रखे। बुजुर्गी का उम्र से ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, तजर्बे से जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा अल्ताफ भाई, क्या कर रही है आपकी वेलफेयर आजकल? देखिए, रोशन पाकिस्तान में सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काम काबिल समझा और मुझे बुलाया। और रोशन पाकिस्तान का नज़रिया भी यही है, और हम सब लोगों का नज़रिया है कि पाकिस्तान को रोशन किया जाए। पाकिस्तान को रोशन किस तरह कर सकते हैं हम? जैसे जंगी सूरत हाल है, हर आदमी यहाँ पे डिस्टर्ब है, तो पाकिस्तानी अवाम उन्नास भी डिस्टर्ब है। छोटा सा LPG से लेके हर चीज़ हम महंगी मिल रही है, महंगी मिल रही है क्योंकि बाहर के रास्ते बंद है, और पाकिस्तान माजरत के साथ कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा, जो कि हम बाहर से ही ले रहे, तो हमें चीज़ें नहीं मिल रही, हर चीज़ महंगी हो रही है। और इस वक्त जो हमारे पाकिस्तानी कराची वाले को सिर्फ रोज़गार की फराहमी ज़रूरी है। रोज़गार कैसे करें? अच्छा, हर कोई जो पढ़ा लिखा जो होता है, बैग लटका के वो बाइकिया ने इस टाइप के काम नहीं करता, क्योंकि वो तो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो अपनी जॉब मांगता है, नौकरियां मांगता है, कारोबार करता है। और बेहतरी अगर अपनी करनी है तो बिज़नेस ज़रूरी है, और बिज़नेस अगर होगा तो आपकी ना सिर्फ तरक्की होगी, बल्कि आपका जो फंडिंग है, जो आपकी रेवेन्यू है आपके घरेलू, वो बढ़ेगा। तो हमारी एक जगह है जो कि हम लोगों को समझे कि स्टॉल बेस पे या मेंटेनेंस के नाम पे हम लोग दुकानें दे रहे हैं, 3000 रुपये मेंटेनेंस पे। वो ये है कि आप आएँ, अपना रोज़गार कायम करें। और दूसरी बात ये, अगरचे जो दुकानें खोलता नहीं है, 2-3 दिन तक बंद होती है, अब उसकी दुकान पे ताला लगा दे कि नेक्स्ट आ जाए। तो सबसे, और इसके अलावा हर चीज़ कोशिश ये करनी है कि जितने हमारे रिफाई इदारे हैं, सोशल वर्कर हैं, उन्होंने समझे को किसी को मछली खिलाने से पहले मछली पकड़ना, ये इस तरह हम सिखा सकते हैं कि सस्ती चीज़ें बेचें, कि यार ये सस्ती है, ये आप लें, अपना नुकसान करें। जैसे कि आप गुज़िश्ता दिनों आपने देखा था, एक शख्सियत है जिन्होंने 50 रुपये का बकरा दे रहा था, 50 रुपये की गाय दे रही थी, लोग समझते पता नहीं क्या है। इसका चश्मदीद गवाह मैं भी हूँ कि मैंने देखा, अपने हाथों से देखा कि लोग दे रहे। इस तरीके से 50 रुपये का कोई बकरा गाय नहीं दे रहा था कि जैसे 50 रुपये सबसे जमा किए, उसी के पैसों से उसको गाय दी। लेकिन उस पैसा खरीदना, पैसा उससे लेना वो ज़रूरी था। कि जैसे हमारा एक सेटअप चल रहा है 10 रुपये का खाना, 160 रुपये का खाना हम 10 रुपये में दे रहे। भाई क्यों दे रहे भाई? हमारी ख्वाहिश, हम चाहें तो 10 रुपये भी ना ले, लेकिन उसकी खुददारी मुतासिर खुददारी मुतासिर ना हो। इस वक्त हमें हर चीज़ को सस्ती करनी है ना, देना तो है ना, बांटना तो है ना। जब 50 रुपये का बकरा, 50 रुपये की गाय के लिए 2-3 हज़ार आदमी ये डिफेंस में पूरा जाम होकर खड़े हो जाते थे ना। इस वक्त हमारा ये आलम है ना, इसमें पता भी नहीं चलता कि हकदार कौन है और नाहक कौन है। लेकिन हमें चीज़ सस्ती बेचेंगे ना, तो इससे ये होगा कि उसकी जो बेचारा मुलाजमत पेशा बंदा है, उसकी तनख्वाह, उसको गुजारा हो जाएगा और कबूल हो जाएगा। और दूसरा ये कि हमारे बहुत सारे रिफाई इदारे काम कर रहे हैं, बहुत से सोशल वर्कर काम कर रहे हैं कि भाई इसको बिल भर दिया जाए, इसके बिल का अगर 10,000 है, 20,000 है तो 10,000 हम देंगे, इसका बिल भरे। लेकिन आप ऐसे 10,000 रुपये आप दे रहे हो या 5,000 दे रहे हो, उसकी रिलीफ कर रहे हो, मदद कर रहे हो, उसको कोई सोलर सिस्टम नहीं लगा सकता कि भाई तू कर्जे से थोड़े थोड़े पैसा दे, सोलर लगा, तो उसको तो जिंदगी भर का जो मांगना, बिल भरना, टेंशन खत्म हो जाएगा ना। जो हमारे हाथ में गैस तो नहीं है कि हम इस तरह करें, लेकिन सोलर सिस्टम पे भी आया जाए तो इससे ये कि बहुत से लोगों की ना सिर्फ आसानी होगी, और अभी तो समझे कि आगे का मुस्तकबिल के लिए पैसा जमा करने का तो कोई है ही नहीं, जो आता है खर्च हो जाता है, कर्जदार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अल्ताफ बारिक साहब। और हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, और हमारे साथ मौजूद हैं CEO वेलकार्ड.co मोहम्मद अनस शुएब। अनस शुएब, क्या है ये वेलकार्ड.co, ज़रा इसके बारे में बताएंगे आप? वेलकार्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डेली नीड्स और डेली स्किन केयर प्रोडक्ट्स, माइक करीब कर लीजिएगा, स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाता है। ठीक है। तो हमारा ये वेबसाइट लॉन्च करने का माइंडसेट यही था कि हम अपने यूज़र्स को, कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट दें जो उनको हाई एंड प्राइसेस पे मिल हैं, वही प्रोडक्ट्स हम उनको रीजनेबल प्राइसेस पे दें। तो यानी कि आप जो दे रहे हैं प्रोडक्ट, उसकी प्राइस दूसरों से कम है? जी ठीक है।
اور کیا کیا پروڈکٹ اویلیبل ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس اسکن کیئر کی وائڈ رینج ہے, الیکٹرانک آئٹمس ہیں, اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل آئٹمس ہیں. تو FMCG کی پروڈکٹس میں وائڈ رینج ہے ہمارے پاس. ٹھیک. اچھا انس, ماشاء اللہ سے آپ کی تو اتنی عمر بھی نہیں ہے, اور آپ کی عمر کے لوگ تو موویز دیکھ کے سارا دن گزارتے ہیں یا کھیل کود میں, تو کیسے آپ کا خیال آیا اس کاروبار کا؟ بیسکلی میرے فادر کا بزنس تھا جو وہ فزیکل مارکیٹ میں کام کر رہے تھے, تو جب میں نے ان کے ساتھ جوائن کیا تو مجھے آئیڈیا آیا کہ ہم اس کو آن لائن پہ بھی لے کے جاتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ آج کل آن لائن کی زیادہ ہے. ای کامرس بزنس آر گروئنگ مچ بیٹر دین فزیکل بزنس. بالکل اچھی بات ہے. اور میاں صاحب یہ ہے روشن پاکستان, یہ ہمارے پاکستان کا جو ہے روشن چہرہ ہے. ہمیں ایسے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے بالکل جو خود آگے آ رہے ہیں. اچھا دیکھیں, خواتین کو صرف بیوٹی پروڈکٹس نظر آتی ہیں. ہاں میں یہی کہتی ہوں کہ بیوٹی پروڈکٹس کا تذکرہ ہوا ہے تو مجھے تھوڑی سی دلچسپی ہو رہی ہے کہ میں چاہوں گی کہ کچھ اور اسی کو کور کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. کچھ اور بتائیں, اپنی رینج کے بارے میں بتائیں بیوٹی پروڈکٹس کے حوالے سے, کہ کیا کتنی وائڈ رینج ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس بیسکلی آل کورین آئٹمس, امپورٹڈ اچھا, کورین آئٹمس میں فار ایگزامپل جیسا بینر میں دیکھ سکتے ہیں ایکسس وائی, سیٹافل اور لا روشے بہت سے. کیمرہ مین سے میں کہوں گا کہ ذرا ادھر کیمرہ تھوڑا سا کر دیجیے. ساری وائڈ رینج ہے آن لائن کے لیے اور اسکن کیئر پروڈکٹس کی. اچھا, تو بیسیکلی ویل کارٹ دوسری پروڈکٹس کے اوپر کام کرتا ہے؟ جی, امپورٹڈ پروڈکٹس پہ ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آن لائن آپ کا تمام کاروبار ہے یا کہیں آؤٹ لیٹ بھی؟ نہیں, تمام آن لائن پہ. آن لائن. تو کتنے دن میں ہمیں ریسیو ہو جاتی ہیں پروڈکٹس؟ 3 to 5 days. 3 to 5 days لگ جاتے ہیں. آل اوور پاکستان. آل اوور پاکستان. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ویل کارٹ جو ہے وہ آپ کی ہر پرابلم کا حل ہے. آپ نے صرف فون کرنا ہے, آرڈر پلیس کرنا ہے, آپ کے گھر پہ جو ہے وہ تمام پروڈکٹس پہنچ جائیں گے. آج کل بڑا مشکل ہے مارکیٹس میں جا کے شاپنگ کرنا ہے, اسپیشلی جب بیوٹی پروڈکٹس کی بات آ جاتی ہے, گرمیوں کے دنوں میں. بالکل. تو ویل کارٹ جو ہے وہ آپ کی ہر سولوشن, ہر پرابلم کا سولوشن ہے. اچھا انس یہ بتائیں, کس کس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آپ موجود ہیں؟ بیسکلی ہم انسٹاگرام, فیس بک اور شاپیفائی پہ ہمارے اسٹور ہے. تو ہم گوگل پہ آپ ہماری بس ویب سائٹ کا نام لکھیں, آپ کو ہماری ویب سائٹ آ جائے گی اور آرڈر پلیس کریں. زبردست. اچھا, اچھا آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اس کو ہیڈ کرتے ہوئے؟ ویل کارٹ سے پہلے میری ایک ویب سائٹ اور تھی, اس پہ ہم نے جب کام کیا آفٹر کووڈ. اچھا. لیکن اس پہ بہت ساری ہماری غلطیاں تھیں. اچھا. تو اس سے ہم نے سیکھا. اس کے بعد اس کو ہمیں 1 year ہو گیا. یعنی کہ آپ نے بہت ینگ ایج میں یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے. تو کیسا رہا ابھی تک آپ کا ایکسپیرینس؟ بہت اچھا رہا, بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ لاس کر کے سیکھا. لاس کر کے, بالکل. جو ہے لاس اور گین تو ہر چیز میں ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. تو آپ آگے, آپ کے کیا آگے؟ ہمیں اس ویب سائٹ کو پاکستان کی نمبر 1 ویب سائٹ بنانا ہے اور انشاءاللہ ود ان 1 year ہمیں اپنا برانڈ لانچ کرنا ہے. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں. اور اب تک کی میں چاہوں گا کہ جو اچیومنٹ ہے اگر وہ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں. سر میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہے کہ میں نے اسٹارٹ کیا, کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ویل آف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, بالکل, وہ صرف پلان کرتے ہیں, وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. تو میں یہ کہوں گا میری اچیومنٹ ہی یہی ہے کہ میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا, اس پہ کام کیا اور اس کو رننگ میں لے کے آیا. زبردست. یعنی آپ کو سپورٹ تھی نا اپنے فادر کی, تو آپ کو ایک بیک مضبوط ملی. تو پھر ورنہ اتنی چھوٹی ایج میں بہت مشکل ہے کہ کوئی اسٹارٹ اپ کرنا یا کوئی چیز رن کرنا اتنی کامیابی سے. تو ہماری بہت ساری اچھی گڈ وشز آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت اچھے سے اس کو رن کریں گے. میاں صاحب کیا کہنا چاہیں گے ینگ جنریشن کو؟ آج کل ینگ جنریشن جو پڑھ رہی ہوتی ہیں, پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ نوکری کر کے پیسہ کمانا. آپ کی نظر میں نوکری زیادہ بیسٹ ہے ینگ جنریشن کے لیے یا کاروبار؟ میں سمجھتا ہوں جی تعلیم سب سے پہلے ہے, اور تعلیم کے بعد پھر یہ کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. بالکل بالکل. تو کاروبار میں آگے بڑھنا چاہیے, کاروبار میں آگے بڑھیں. ہمارا جو ٹیکس پیڈ نیٹ ورک ہے ملک کا, اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. اور بہت ضروری ہے کہ آپ تجارت کو فروغ دیں. تجارت جو ہے یہ نبیوں کا پیشہ رہا ہے, اور تاجر کو نبیوں کا امین بھی کہا گیا ہے. بے شک. تو تجارت کریں, سنت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے عین مطابق کریں. چیز کا عیب بتا کر بیچیں. سب سے بابرکت تجارت یہی ہے. بالکل. اور آگے بڑھنا چاہیے نوجوان نسل کو, اور تجارت ہے ہی نوجوانوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کا آغاز کیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آپ دیکھیں تو ینگسٹر تھے وہ بھی, جن کے 25 سال کی عمر میں آپ
सादिक अमीन का लक़ब पा चुके हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल। तो ये है कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा कहना अक्सर मैं शो में कहता हूँ कि नौकरी जितनी भी अच्छी हो ना मियाँ साहब, वो एक ना एक दिन चली जाती है, और कारोबार जितना भी छोटा हो एक ना एक दिन चल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस मुल्क में थोड़ा सा ये है कि बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है पाकिस्तान ना। इसमें नौकरी पेशा जो लोग हैं वो ज़्यादा मुतमिन हैं, क्योंकि उन्हें एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ मिल जाता है। बिज़नेस में जिस तरह पारेख साहब भी बैठे, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जो हमारा अगर मेरा कोई मुलाजिम भी है तो वो बेनिफिशियरी मेरे बिज़नेस का सबसे बड़ा वो है। बिल्कुल है। नौकरी को भी हम गलत नहीं कह पाएंगे, क्योंकि नौकर भी एक चैन है बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, तो नौकरी भी होनी चाहिए। बस नौकरी भी ईमानदारी दयानतदारी से होनी चाहिए। असल बट चीज़ ये है। नो रिस्क नो सिक्स। वापस आते हैं मौजू की जानिब। ईरान इसराइल कशीदगी और अमेरिका के हवाले से दौरान वक्फा गुफ्तगू हो रही थी, तो आपने कहा तो उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। बिल्कुल। एक वेब सीरीज़ आई थी 2017 या 18 में, तेहरान नाम था। ठीक है। अगर उस वेब सीरीज़ को देखा जाए तो वो इन दिनों की अक्कासी कर रही है। यानी कि आप देखें कि 2017 और आज ये 25 है, 8 साल पहले ये प्रेडिक्शन हो चुकी है एक ड्रामा के ज़रिए। एप्पल सीरीज़ का, एप्पल टीवी का एक ड्रामा था तेहरान, उसका सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 आ चुका है। सीज़न 2 में जो आज हालात है ना, सेम हालात की अक्कासी की गई है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्लान किया जा रहा होता है, और कहीं से लीक किया जाता है या इंटेंशनली उसको वायरल कर दिया जाता है। तो अनफॉर्चुनेट हम ड्रामों को सिर्फ ड्रामा ही ले रहे होते हैं। अगर 2017-18 की वो सीरीज़ देखें तेहरान के नाम से, तो आज आपको नज़र आएगा कि वही हालात है, वही एक खातून को दिखाया गया जिस खातून ने अभी ईरान के साथ गद्दारी क्या किया है। जी हाँ। इसी तरह एक खातून वहाँ आती है, वो सिस्टम को पूरे हैक करती है, और किया गया इसका है ये प्री यानी कि हर फसाद के पीछे आप देखेंगे औरत निकलेगी, प्लान। ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते। अब देखें रियान भाई, मियां साहब डर रहे हैं। नहीं, वो डर सोच नहीं रहे हैं कि घर में जो है भाभी भी देख रही है। औरत बड़ा मुकद्दस औरत सी जगह असल है, में माँ मोहतात रह के मुकद्दस चलना जगह है। है। असल में इधर वहाँ आएंगे तो औरत पे, मतलब इधर की भाभी देख रही है। अगर औरत पर आएंगे आप, तो फिर आप मुकद्दस जगह सबसे औरत है। क्यों? कि जिसने पैदा किया वो हमारी माँ। बीवी भी मुकद्दस है। बिल्कुल बिल्कुल, बीवी भी अपनी जगह मुकद्दस होती है भाई, ये जरूरी थोड़ी है। बहन भी मुकद्दस होती है। क्या बात, औरत वहाँ आपके लिए खतरा है जहाँ आपकी कमजोरी है। जबरदस्त। जहाँ औरत आपकी स्ट्रेंथ है वो आपके लिए खतरा नहीं बिल्कुल, है। जहाँ सही। औरत को आपने अपनी कमजोरी बना लिया तो आप खतरे में हैं। क्या बात, जबरदस्त, क्या बहुत अच्छी जबरदस्त बात। बात की है। जिस तरह रेहान साहब ने कहा था कि मैं इस इशू को, ईरान, इसराइल और अमेरिकन जंग को दबे लफ्ज़ों में बयान करो। बात दबे लफ्ज़ों की नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, और वो मोहसिन नकवी का एक शेर है कि हमारी जान पर दोहरा अजाब है मोहसिन, वाह हमको देखना ही नहीं सोचना भी है। सोचना भी है। वाह वाह बिल्कुल, वाह वाह, क्या बात है, मेला लूट सही लिया। बात है। रेहान भाई आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह बड़े जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। मुझे तो अक्सर डर लगने लगा है आपसे, कहीं ऐसा ना किसी दिन उठे और चपेट आ गए। अच्छा ऐसा होगा नहीं आपके साथ। अच्छा नहीं, अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो। मुझे तेज बोला है जी। अच्छा ईरान इसराइल जो कशीदगी है, तो आप इसको पाकिस्तानी तनाजुर में किस तरह से देख रहे हैं? और कुछ लोग कह रहे हैं कि जाकर आसिम मुनीर साहब ने डील कर ली है, अपने समंदर पेश कर दिया है या अपने हवाई अड्डे पेश करने की बात की है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाँ बिल्कुल, देने की बात की है, और अल्हम्दुलिल्लाह दे भी देंगे। मुसलमान ममालिक कोई भी होगा उसका साथ पाकिस्तान ज़रूर देगा। ऐसी बात है, मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए हर कीमत पर। अमेरिका से डील की है, अमेरिका ईरान से के खिलाफ। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत कहा है जिसने भी कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं सिर्फ है। अफवाह। असल में बात यह है कि आसिम मुनीर साहब वैसे भी कुछ मुखालिफ लोगों की आंखों में बहुत बुरी तरीके से खटक रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक सैयदज़ादा है, और खून जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा टक मारता है, चाहे कितनी भी बुराई की तरफ चले जाएं आप। मगर जब आपका खून होगा ना सच्चा, तो वो आपको कहीं ना कहीं सही जगह पे लाके खड़ा कर देगा। ये याद रखिएगा बात ज़िंदगी में। बिल्कुल, हमारी अपनी ज़िंदगी है। मैं बहुत अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मगर जवानी में जो कारनामे अंजाम देता गया हूँ, मगर जब वक्त आया तो मैंने कहा नहीं, मैंने सब कुछ गलत किया। जैसे आपने मुझे भी थोड़ी देर पहले बताया ना, तो मेरा कहने का मतलब वो ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे हैं इस हवाले से कि आसिम मुनीर ने वो डील कर ली है। ये डील अमेरिका खुद करेगा, ये अमेरिका का फितना है, इसने
تھوڑا سا پڈا کرانا ہے, اس کے بعد خود ہیرو بننا ہے کہ میں نے پڈا ختم کرا دیا, بس آخری لفظ کیا ہے کہ میں نے پڈا ختم کرا دیا, یہ اور کچھ کرنا نہیں ہے. کر وہ کچھ نہیں سکتا. امریکہ کی خود پاکستان سے پٹتی ہے, امریکہ کیا کرے گا؟ پاکستان سے الحمدللہ پاکستان ایک وقت میں 11 ملکوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. پاکستان سے ہر دنیا ڈرتی ہے, صرف میڈیا میں بیٹھتی ہے چیخ کے بولتی ہے کہ ہم یہ کر لیں گے. کر کچھ نہیں سکتی پاکستان کا. بالکل ایسا اصل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ پاکستان بنا ہے. پاکستان کو کوئی تباہ کر ہی نہیں سکتا, جو سوچے گا وہ خود تباہ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. اچھا میاں صاحب, ایک ایسے وقت میں جب کہ امریکہ نے حملہ کیا ہے ایران پر, اس کو نوبل پرائز کے لیے, نوبل ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کرنا پاکستان کی طرف سے, کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. غالب نوبل کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی لڑائی کو ختم کرانے کے لیے بھی لڑائی میں کود پڑتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ایک ظالم اور ایک مظلوم ہے, تو اس میں مقصد کیا ہے, اس مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. اور ٹرمپ کو نوبل کاز کے لیے منتخب کرنا ایک ڈسپیوٹڈ سا معاملہ ہے کہ ابھی تک اس عمل سے پہلے اگر ہم کہتے جو آج اس نے ایران پر حملہ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا. لیکن اس عمل کے بعد سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کو نوبل کے لیے نامزد کر رہے ہیں یا نوبل انعام دینا چاہ رہے ہیں ایوارڈ. 500 دفعہ نہیں 1000 دفعہ سوچیں. لیکن میں بھی مستقبل میں کوئی ایسا کام ہو جائے کہ وہ ڈیزرو ہو. حالانکہ کل تک امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان یہ تھا کہ ہم 2 ہفتے تک اس جنگ میں نہیں کودیں گے, اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے. تو یہ کوئی پالیسی ہے امریکہ کی, دھوکہ دے کے اچانک سے کود جانا؟ اسے ہم کہہ سکتے ہیں, جو ماضی قریب میں بھی ہم لوگ دیکھیں نا, تو امریکن جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی رہی ہے کہ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے, دکھانی سجی تے لانی کبھی, کہ وہ دائیں دکھا کے نا بائیں لگا دیتا ہے. تو جو امریکہ کہے اس پہ یقین نہ کریں. اگر اس پر آپ یقین کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں پھر اس کی غلطی نہیں ہے. صحیح. پھر جی ریحان بھائی, ایک ٹاپک پہ میں بات کروں گا کہ جیسے ہمارے بھائی ینگ ٹیلنٹ یوتھ ہے, بزنس میں انوالو ہو رہے ہیں, اور پیچھے کیا ہے بزنس سے فرق پڑا, بڑا گھٹا جو بھی ہے ان کے والدین جانیں گے. لیکن ہمارے میمنوں میں بھی, میمن برادری میں ایک کانسیپٹ ہے کہ بچے کو کچھ بھی کرنا ہے, نوکری نہیں کرانا, بینک کی نوکری کرانا ہے اور کوئی نہیں کرنا. جیسے آپ بول رہے ہو نا کہ نوکری سیف ہے, نوکری سیفٹی ہے. نوکری کو تو سمجھے کہ جو آپ نوکری کبھی بھی جا سکتی ہے, کرائے کا گھر اور نوکری, اس کو کبھی اپنا نہیں سمجھو, کبھی بھی جائے گا. لیکن بچے کو اگرچہ آپ تھوڑا سا ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, ان کو تھوڑا سے, ابھی ہم لوگ جتنے بھی بزنس مین ہیں, اپنے آپ کو بزنس مین کہہ لیں, ہم دکھاؤ کے ساتھ سارے پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں, لیکن ہم لوگ سارے مینول کی پیداوار ہیں. ہمیں نیٹ ہمیں چلانے نہیں آتا, ہمیں سوشل میڈیا ہمیں چلانے نہیں آتا. معذرت کے ساتھ میں خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں آتا. تو سب سے پہلے بچوں کو سمجھے کہ کوالیفائڈ آج کل کے وقت کے تقاضے کے تحت جو تعلیم ہے وہ پہلے سکھا دو. کیونکہ بچے کو اگر ہم دے دیں گے یا میرے 10 کروڑ کا بزنس ہے, یہ 5 کروڑ کا بزنس ہے, ایسا نہیں کہ وہ زیرو کر دے گا. بھائی نقصان کامیابی کی دلیل ہے. وہ آئے گا جب سے, ابھی آگے کا جو دور چل رہا ہے, آگے کا دور یہ چل رہا ہے کہ سب آن لائن مارکیٹنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. عورتیں یہ مجھے کاسمیٹکس چاہیے, ٹک ٹک کیا آ گیا, اس میں بیگا سستا نہیں کرے گی, فوراً منگا لے گی, تجربہ کرے گی, خریداری کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو آگے کا یہ بڑی پیاری بات آپ نے بولی کہ عورت اس کے اندر مہنگا سستا نہیں کرے گی. تو بھائی ایک چیز موقع ہی ملے گا نا وہ کرنے کا, موقع ہی نہیں ملے گا. ان کو المازت کے ساتھ کمانا تو نہیں ہے نا, خرچ کرنے والا بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ برقرار رکھے. عورت کے لیے اللہ سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ عورت صرف اپنے شوہر پہ ڈیپینڈ کرے, اور شوہر کو ہمیں اس سے چلانا ہے کہ کسی طریقے کما کے لانا ہے. چلانا اس طرح نہیں, چلانے سے مراد ہے گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں نا, میرے سرکار گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں. یہ تو آپ بھگی چلا رہے تھے چابک کی طرح. نہیں, وہ تو ہونا چاہیے بھائی, اس کو چلانا تو ہے نا بھائی. وہ سال کو کہتا ہے نا کوئی کام نہیں کر رہا, اس کی شادی کرا دو. معذرت کے ساتھ اس کی شادی کراتے تھے تو بہت سے لوگوں کے مسئلہ دیا تو یہ سدھر جائے گا. عورت کے اوپر چاہیے کہ وہ اس کو سدھارنا جائے. شادی کے معاملے میں آپ نے ایک بات کی تو نہیں, والدین کے جو اولاد کے لیے 3 فرض ہے. پہلا فرض ہے اس کا نام رکھنا, آسان بامعنی نیک لوگوں کے نام پہ نام رکھنا. دوسرا فرض اس کی تربیت کرنا ہے.
तीसरा जो फ़र्ज है वो है कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं, जब वो जी हाँ निकाह की उम्र को पहुंच जाए उनका निकाह कर दें। बेश। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कोताही तीनों में ही हो रही है। खालिसन जो निकाह वाला जो मामला है, एक लड़का 16 साल की उम्र में निकाह की उम्र को होता है, लड़की शरई लिहाज से 13 से 14 साल की उम्र में निकाह के काबिल है। हम इनसे कोताही बरतते जा रहे हैं। लेकिन अभी तो कानूनी तौर पर 18 साल कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत किया है जरदारी साहब ने, ये पास किया मगर गलत माजत किया के है। साथ आप जो कह रहे हैं ना कि 16 साल की शरई तौर उम्र पे हो ये- जाए। शरई तौर पे जो ये भाई कह रहे हैं सर वो जी, ये मियां साहब, तौर पे अलग है, लेकिन कानूनी तौर मियां पर साहब आप कह रहे हैं ना 16 साल तो हम की पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 16 यहाँ पर शरई बात होगी, यहाँ पर हम वो बात नहीं करेंगे। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं। माजत के साथ आप कह रहे हैं ना कि 16 साल की उम्र में उसकी शादी कर ली। जी जी, आजकल का दौर कुछ चेंज है, ठीक है ना, 16 है, 16 साल की उम्र में करना चाहिए, शरई है, लेकिन वो जो कमाना भी तो जानता है ना। आप देखिए वो कि सिर्फ ये खड्डा खोद के नहीं, पैसा नहीं। कमा के ले आवे ना, फिर उसकी शादी कर दो। देखिए बात ये है, इसका वादा अल्लाह तबारक व तआला ने कमाई आपसे का किया है, निकाह हमारा है, वादा आपसे नहीं किया है। लेकिन जद्दोजहद कोशिश करना कोशिश अल्लाह ताला करना ने कहा आपका है। काम है सिर्फ। देखिए, जब जिस- खिलाना, खाना खिलाना आप आपको इस किसी ने उम्र नहीं, में अल्लाह भी तबारक व struggle तआला कर रहे ने हैं। आपको देना है। आप मुझे बता दो, बेटा बाप से मांग के अपनी बीवी को पैसा देगा वो सही है, या खुद कमा के लेके देखिए, आएगा अपने आप बाप के हाथ में देगा जब पैसा? आप बचपन से उसकी तरबियत उसी पॉइंट ऑफ से करेंगे ना कि भाई बच्चा ये पढ़ रहा है, अब ये पढ़ते अब इसको बेटा काम पे जाना है, बेटा तो बाप ये से क्यों तरबियत मांगे? आप बेटा देंगे। जब आप जब- तरबियत उसको इस तरह की नहीं जब दी होगी, तो 16 किस तरह साल के करेगा? लड़के का आप निकाह बहू करेंगे को ना, अगर कोई चीज चाहिए हो तो वो समझे कि सुसर से मांगते हुए अच्छी लगेगी, सही बात। हर एक क्योंकि से जवाबदारी उसी की है। आप 16 क्या चाहते साल हैं के कि हम लड़के का 20-25 साल में शादी करें बच्चे की? आप नहीं, 16 साल आप के लड़के पहले का निकाह कारोबारी करेंगे। सीख बनाओ, देखिए, इसको हम बचपन पैसा से उसको कमाना लेके बनाओ। जैसे एक बच्चा है, ये ये उम्र है इसकी। आजकल की बिल्कुल माजत सही के जा रहा है अपने साथ, स्टैंड पे। आजकल की जो नस्ल है माजत के साथ, वो सिर्फ मोबाइल चलाना है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इससे मनफी काम लेना है उनको, ये नहीं करना कि मैं ये टिकटॉक पे ये चीज डालूंगा, मैं अपनी प्रोडक्ट की कितनी बिजनेस बढ़ेगा, क्या काम होगा, पैसा किस तरह आएगा। क्योंकि इस वक्त जो है ना माजत के साथ एक जो उम्र है ना अब खत्म हुए, अब सबकी कम है। 50-80 साल लोग जीते थे, अब जी गए ना, अब तो बीमारियों में ऐसी चीजें खा के 40 साल 50 साल की लिमिट है। बिल्कुल उसको अभी से आप बिजनेस में थोड़ा थोड़ा बिजनेस माइंडेड करेंगे शुरू तो से सब होगा। तरबियत करें। आप इसको नौकरी की माइंड करेंगे, तेरे अच्छा, को बड़ा अल्ताफ होगा, कोई अल्ताफ जी। माजत के साथ आप दोनों इस बस करते रहेंगे, हम दोनों भी कुछ नहीं, बोले नहीं, सर, नहीं, नहीं, आप बोले हम आप माजत के साथ मैं आपके कहना पैनल चाहूंगा, के थ्रू फोरम के जरिए। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, इस्लामी तालीम भी इतनी नहीं है, पढ़ता रहता हूँ, स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैंने तो यही पढ़ा है कि राज़िक जो है वो अल्लाह ताला है, बेशक। और रिस्क का जो वादा किया है वो अल्लाह ताला ने किया है। बेशक। अगर हम लोगों पे डिपेंड करने लग जाएंगे तो वो ज़ात कहाँ गई जिसने कहा है कि मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। बिल्कुल मसला ऐसा ही ये है कि हमारा तवक्कुल जो है ना कम वो हो कमजोर हो गया। हमारा तवक्कुल कमजोर कमजोर हो बात गया। ये कोशिश अगर हम करना तो तवक्कुल हमारा करें- फर्ज है ना सर। बिल्कुल कोशिश क्या है? कोशिश सुबह कीजिए। उठना मैं घर है, पे बैठा नमाज रहा हूँ, पढ़ने, सोया घर से रहा हूँ, निकल अल्लाह जाना पे है। ये से सोऊं। अल्लाह पे तवक्कुल करके आप 16 साल के लड़के की शादी कर दें, इंशाल्लाह वो कमा के दिखाएगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कमा के ये दिखाएगा। शरह है ना, नबी ने जब 16 साल के लड़के का आप सामने निकाह हमारा करेंगे तवक्कुल खत्म हो गया असल में। तो वो खुददार हो जाएगा। 16 साल का बच्चा खुददार होगा, उसको पता है क्या एक मुझे जो अपनी बेटी बीवी वाले के लिए कुछ होता है करना ना, है। बेटी वाला हमेशा यही सोचता है कि मेरा दामाद भले थोड़ा कम माजत के कमाने साथ वाला आजकल चाहिए। तो बेटी वाला बहुत कुछ सोचता है, वो तो कहता है 4 कारें भी हो, सास मरी भी हो, नंदे बिल्कुल ना हो, देवर भी ना हो। कैसे होगा वो, कमा आजकल रहा होगा बेटी तो का ना, वो बाप के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा अपने ऊपर चल लड़का, रहा है ना? तो कहाँ से नहीं कमाएगा? चल रहा है ऐसा। वो बाप के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा लड़का, कहाँ से कमाएगा भाई? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आजकल तो बहुत कुछ बिगाड़ आ गया मैं है। बेटी वाला ये हूँ, मैं रोशन तो यही पाकिस्तान सोचता प्रोग्राम का हूँ मकसद ये कि है लड़के में कि जितने भी गट्स होना बिगाड़- चाहिए, हाँ। लड़का कमा होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा देखिए ना, कमावे, जो- थोड़े से वो ज्यादा करने वाले अल्लाह की जात है। अच्छा, खातून की भी सुन ली जाए। जी 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 जो वो बात कह रहे हैं मैं उससे थोड़ा एग्री करूंगी, लेकिन उसकी मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है ना अनस की बिल्कुल, सूरत अनस बैठा है ना में सामने। कि माशाल्लाह इतनी कम एज में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। भाई तो इसके कोशिश इनके सब वालिद कर ने सकते हैं। इनको हैंडओवर किया ना। जी, आप बैठा हुआ है और बहुत खामोश बैठा हुआ है। बैठे अच्छा, हैं, अनस से हाँ। क्या कहना चाहोगे? सवाल आपके कुछ कहना तवज्जो से चाहोगे अनस आप? साहब से ये सवाल पूछे, यंग जनरेशन अनस मौजूद है। अनस साहब से ये सवाल पूछे, जब इनके वालिद साहब ने इनको सारा बिजनेस हैंडओवर किया था, उस वक्त इनका रेशा कहाँ पे था, बिजनेस का जो कैपिटल कितना था, अब इन्होंने बढ़ाया घटाया क्या करा है? चलें पूछ लेते हैं यंग जनरेशन जी, आपकी यहाँ क्या बैठा राय हो, है नज़र इस माशाल्लाह बारे से। जैसे भी थोड़ी देर पहले बात की जी। कि रिस्क देने वाली ये ज़ात अल्लाह की होती है। बेशक। लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा है कि मेहनत करो बिल्कुल। तो मिलेगा। जी अब हाँ। एक बंदा जो मेहनत ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसी आस में बैठा है कि अल्लाह ने वादा किया मुझे मिलेगा, तो वो अपनी जगह सही नहीं है। मेहनत करें, इसमें कोई शक नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह पे तवक्कुल करके मेहनत करो, अल्लाह बहुत देगा। अल्लाह रब्बुल और मेरा तो असबाब गुमान है। कुछ और ही है, वो अगर कर दिया तो उसके आप लिए एक पूरा तो प्रोग्राम मेहनत करना कर पड़ेगा। रहे लिए हैं। अलग प्रोग्राम ये करना पड़ेगा। बिजनेस को ये भी डेवलप हुक्म इलाही किया से कि नहीं है। किया, थोड़ा बढ़ा के घटा,
तकदीर है जो आप मेहनत भी कर रहे हैं ना, तो नहीं, इसमें आपका अपनी जाती हमारा कोई अमल नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने यही कहा कि ये टॉपिक अगर छिड़ गया तो फिर एक अलग प्रोग्राम अलग करना प्रोग्राम, है। बिल्कुल, ये किसी सब और अल्लाह दिन। ही के हुक्म से है भाई, हमारे क्या है। बेशक जी। नहीं, सवाल उधर ही रह गया ना कि जैसे इन्होंने अपने वालिद साहब से हैंड ओवर लिया बिजनेस, तो उससे जो ज़ाहिर है न्यू जनरेशन है, फारिक साहब, ठीक है ना, इससे दुनिया का- आगे बढ़ाया गया, वहीं पे दुनिया खड़े हैं का क्या? जो थोड़ा सा सर आपके सामने नहीं बढ़ा ना। माशाअल्लाह। तो ये कहने का मकसद ये बताना चाह रहा हूँ कि अपनी औलादों के ऊपर भरोसा करें, यकीन करें, तवक्कुल करें, क्योंकि कल हम मनमरा जाएंगे तो हमारी औलाद को ही सारा बिजनेस संभालना है। बिल्कुल मैं- बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 2 मिनट रह गए, मियाँ साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, लेकिन सबसे जो पहली बात है कि मुतालिया, कुतुब-बीनी से अपना साथ ताल्लुक ना तालिब तोड़ें, जरूरी। किताब से अपना वास्ता, अपना रिश्ता बाकी रखें। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो अमल आप 22 साल की उम्र में करने चाह रहे हैं, बाबर ने 14-15 साल की उम्र में समरकंद बुखारा को वाह, वापस वाह, किया। क्या बिल्कुल बात है, बिल्कुल जबरदस्त। जबरदस्त मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में सिपाही सालार है और उसने देवल फतह किया। पता कर लिया, जबरदस्त। बिल्कुल। वाह तो 20-22 साल का हम इसको यंगस्टर कहना सही है, आज के दौर में बेहतर है, लेकिन आप किताब पढ़ेंगे तो आपको आइडियाज़ होंगे और आपके आइडियल जो होंगे वो मुसलमानों में बहुत सारी मिसालें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सफ़र तिजारत जो था 9 साल की उम्र में था। क्या जब आप हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सफ़र पे गए शाम के लिए, तो वो 9 साल की उम्र में था। तो बतौर ताजिर भी आपका सफ़र 9 साल की उम्र से शुरू होता है। तो आप किताब पढ़ें, किताब लाजमी पढ़ें, निसाब भी पढ़ें और गैर निसाबी भी पढ़ें। जबरदस्त अगर जबरदस्त, आपने बहुत- आगे बहुत बढ़ना है खूबसूरत पैगाम। तो सोशल मीडिया और ये जो टेक्नोलॉजी है इससे भी मुस्तफ़ीद हों, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ना है तो किताब पढ़ें। बहुत खूबसूरत पैगाम। और मियाँ साहब तो कह रहे हैं 22 साल का नौजवान, ठीक है मान लेते हैं, यहाँ तो रेहान भाई अभी तक अपने आप को नौजवान समझते हैं माशाल्लाह से। अभी तो अल्लाह मैं ताला जवान आपको हूँ। सलामत रखे। जल्दी से कोई मुख्तसर सा पैगाम है। मुख्तसर का पैगाम तो यही है कि मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा, जो आपने ये पार्टीशन पास किया है कि भाई शादी जो है लड़कों की इस उम्र में होनी चाहिए और लड़की की इस उम्र में, ये गलत है, बिल्कुल शरई तौर पे गलत है। शरई तौर पे ही हमने चलना चाहिए, सियासी तौर पे चलना हमारा कोई मायने नहीं बनता, इसलिए कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमें इस्लाम ही के दायरे में रहना चाहिए। जो इस्लाम ने फरमा दिया हमें वही करना चाहिए। जो उम्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है उसी उम्र में शादियाँ करनी चाहिए और वही जायज़ है। नहीं, अब बहुत थोड़ी सी खूबसूरत कहता है कि पैगाम। इस्लाम ने जो इस्लाम है वो फितरत के ऐन मुताबिक है। इस्लामी अहकामात फितरी तकाज़ों के ऐन मियाँ साहब मुताबिक है। हमारा टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचा, बहुत माजरत चाहता हूँ, कहता है कलामी की माजरत चाहता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम शादी के मौजू पर ही रखेंगे। इंशाअल्लाह। और एक आखिरी पैगाम 3D मार्केटिंग वालों की जानिब से जो कि फ़ायदा सुनाएंगे। बिल्कुल 3D मार्केटिंग की जानिब से मियादाद इनक्लेव की इफ्तिताही तकरीब का इनकाद किया गया है। इसकी इफ्तिताह की जो तकरीब थी उसमें जावेद मियादाद साहब ने जो है वो अपने हाथों से किया और मुख्तलिफ़ कारोबारी और समाजी शख्सियात ने भी इस मौके पर शिरकत की। और 3D मार्केटिंग के जो CEO हैं फैसल साहब और जनरल मैनेजर SM अदील असलम साहब, मार्केटिंग हेड यूसुफ जई और सीनियर सेल्स ऑफिसर फरहान साहब ने भी इस तकरीब में शिरकत की और अपना इज़हार ख्याल किया। 3D के जनरल मैनेजर SM अदील असलम साहब ने बताया कि 80, 120 और 200 गज के प्लॉट्स जो हैं वो 5 साल की आसानी के साथ पे जो है वो दिए जाएंगे और कब्ज़ा जो है वो 2.5 साल में दिया जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसी पैगाम के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अगले इतवार आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे फ़ायज़ा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।